ओके, तो वेलकम एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेशन ऑन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। सो मार्शल रोजनबर्ग के बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी आज नहीं बताऊंगा, और मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ। पर वो काफ़ी फेमस है। उनकी जो बुक है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, या पूरा जो उनका आइडियालॉजी है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें कवर करी हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, सो एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, बट इट्स अबाउट हाउ वी लिव अवर लाइफ इन रिलेशनशिप विद अदर्स। हम दूसरों के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, तो वो कोई कैसा भी इंटरेक्शन हो, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होता है और दूसरों के ऊपर भी होता है। सो उसको हम कैसे एक बेहतर बना सकते हैं। सो मेनली अगर जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ही टॉक्स अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल एंड थिंग्स दैट डिस्कनेक्ट अस फ्रॉम पीपल, जैसे कि जजमेंट्स, डायग्नोस्टिक्स, ये चीज़ें हैं जो हमको दूसरों से डिस्कनेक्ट करती हैं। हाउ वी कनेक्ट विद पीपल, व्हेन हम दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी फीलिंग्स और नीड्स को किसी भी इंटरेक्शन में हम समझते हैं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम किसी भी एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं, हमारे जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, कोई भी, हर इंटरेक्शन में ये चीज़ें पावरफुल हैं। सो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सो ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन, मार्शल रोजनबर्ग। उनकी जो बुक है इसका नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अ लैंग्वेज ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी वेल रेड एंड बहुत एजुकेटेड पर्सन है। ही इज़ अ PhD। सो लेट्स गो बैक डायरेक्टली टू पेज उनका जो फर्स्ट चैप्टर है उस पे जाएंगे हम। समथिंग। सो फर्स्ट चैप्टर अपने आप में ही काफ़ी कॉन्साइज वे में उन्होंने वो किया हुआ है। सो जैसे हम यूजुअली करते हैं, व्हाट वी विल डू इज़ कि एक पर्सन एक पैराग्राफ पढ़ेगा कोई भी, और फिर हम उसको थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करेंगे। आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट एंड देन वी keep going on like that. So we will be, essentially it's like you can say reading a book and understanding it, और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, मे बी इफ देयर आर सम एक्सरसाइजेज एंड थिंग्स। आई एम ऑल्सो अटेंडिंग अ कोर्स। मैं अभी एक कोर्स अटेंड कर रहा हूँ इसी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसी को एक बीर कृष्ण महाराज हैं, उन्होंने एम्पैथिक कम्युनिकेशन करके उसको थोड़ा सा रीपर्पस किया है। परंतु वी विल फोकस मोस्टली ऑन दिस बुक एंड काफ़ी इनका इस्टेब्लिश्ड करिकुलम है। सेंटर फॉर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करके एक है, काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आई एम इवेंचुअली प्लानिंग टू गेट अ सर्टिफिकेट इन दिस। सो आई कैन एक्चुअली, क्योंकि सर्टिफिकेट का मतलब है कि आई हैव एक्चुअली यूज्ड, लर्नड, अप्लाइड इट इन माई ओन लाइफ। सो मैंने ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हुए हैं इस कोर्स को जो मैंने चालू किया है। इन 4 वीक्स इट्सेल्फ मुझे बहुत पावरफुल उसको लग रहा है, एंड आई एम फीलिंग इट इज़ गुड फॉर माई ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। हु वुड लाइक टू रीड फर्स्ट? ऑनलाइन में से कोई पढ़ना चाहेगा? आई होप कि स्क्रीन विजिबल है। बैक एंटर माई वीडियो। कोई पढ़ना चाहेगा? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड गिविंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। और एक कोट है, व्हाट आई वांट इन माय लाइफ इज कंपैशन, अ फ्लो बिटवीन माई सेल्फ एंड अदर्स बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल गिविंग फ्रॉम द हार्ट। सो इंट्रोडक्शन। Believing that it is our nature to enjoy giving and receiving in a compassionate manner, I have been preoccupied most of my life with two questions. What happens to disconnect us from our compassionate nature, leading us to behave violently and exploitatively? And conversely, what allows some people to stay connected to their compassionate nature
under even the most trying circumstances. My preoccupation with these questions began in childhood, around the summer of 1943, when my family moved to Detroit, Michigan. The second week after we arrived, a race war erupted over an incident at a public park. More than 40 people were killed in the next few days. Our neighborhood was situated in the center of the violence, and we spent 3 days locked in the house. When the race riot ended and school began, I discovered that a name could be as dangerous as any skin color. When the teacher called my name during attendance, two boys glared at me and hissed, "Are you a kike?" I had never heard the word before, and I didn't know some people used it in a derogatory way to refer to Jews. After school, the same two boys were waiting for me. They threw me to the ground and kicked and beat me. ओके सो ये जो पहला वी जस्ट स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम बुक ऑन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और जो बुक है तो इसमें ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बैकग्राउंड है. सो व्हाट मार्शल रोजनबर्ग इज सेइंग इज कि हमारा जो नेचर होता है एक्चुअली जो हम बोल सकते हैं कि इन्नेट नेचर, जो हमारा बेसिक नेचर है, हम एक दूसरे से आदान प्रदान चाहते हैं, राइट. वी वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ लविंग वे, इन अ कंपैशनेट वे. परंतु कई कारणों से हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट. फॉर व्हाट वी विल सी दिस वेरी प्रैक्टिकल. और हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण हम वायलेंटली या एक्सप्लॉइटेटिवली बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ में. और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस नेचर से कनेक्टेड रहते हैं इवन कितनी भी कठिन सिचुएशन. तो ऐसा क्यों होता है? तो बोले थे कि मैं ये प्रश्न के बारे में बचपन से ही सोचता रहता था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, हम इसको अगर बहुत बेसिक टर्म्स में बोले तो कुछ लोग बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. कुछ लोग कितनी भी कठिन सिचुएशन हो पर अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों में एजिटेट हो जाते हैं या डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं. तो क्यों ऐसा होता है? तो ये जस्ट अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि डिट्रॉइट मिशिगन में ये लोग जब छोटे थे तब ये मूव हुए. मैं भी डिट्रॉइट में 6 साल रहा हूँ. डिट्रॉइट सुनते थोड़ा अच्छा लगता है. सो डिट्रॉइट में तो पर वो वहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स या ब्लैक्स बोलते हैं उनको, तो वो लोग काफ़ी रहते हैं. अच्छा. सो पूरी कम्युनिटीज़ हैं. और ये अमेरिका में भी हमको ऐसा सुनते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, पर वहाँ पे भी बहुत इस टाइप का वो होता है, रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, और ये हमने तो देखा है. और तो वो जब वहाँ पे गए तो उसी समय पे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से चल ही रहा होगा, 1943 की बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे रेस वॉर हुआ और 40 लोग मार दिए गए. तो ये सब हर जगह चल रहा है बहुत समय से, और वो 3 दिन तक बंद रहा. फिर जब स्कूल चालू हुआ तो उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो नाम है, नाम भी डेंजरस था. अभी जैसे पहलगाम का काफ़ी चल रहा है हिंदू मुस्लिम, तो उसी प्रकार से ये उस समय भी चलता था कि बोले नाम सुन के किसी ने पूछा कि आप लोग कि तुम जूइश हो क्या, और तो लोगों को जूइश लोगों से नफ़रत है, कुछ लोगों को जैसे जर्मन्स ने किया और ये सब. तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की होती थी उस समय भी. तो उसके बाद बोले कि कुछ लोगों ने मुझे मारा भी, क्योंकि मेरे नाम से उनको ऐसा समझ में आया उनको कि मैं जूइश हूँ. तो उन्होंने उसको स्कूल में 2 बच्चों ने मारा. तो ये इस प्रकार की चीज़ें पहले भी चल रही थी. पर बैकग्राउंड क्या है कि कैसे लोग छोटी छोटी चीज़ों से वो अपना जो ट्रू नेचर है, कंपैशनेट नेचर, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. और कई सिचुएशंस में लोग कंपैशनेट या कंपैशनेट रहते हैं भले ही कितनी भी ख़राब सिचुएशन. सो ये जो डिफरेंस है इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो इसके आगे नेक्स्ट और पढ़ते हैं आगे. कोई और ऑनलाइन में से पढ़ना चाहेगा? यहाँ से पढ़ना है सिंस दैट समर. ओके, इफ नो
one is reading, we will read from here. Karan? Says that summer in 1943, I've been examining the two questions I mentioned. What empower us, for example, to stay connected to our compassionate nature, even under the worst circumstances. Sorry. Thinking of the people like Etty Ellison, who remained compassionate even while subjected to the grotesque conditions of German concentration camp. As she wrote in her journal at the time, इसको स्किप कर दो, मैं बता देता हूँ. सो अब ये बता रहे हैं कि ये जो प्रश्न थे दो जो उनके माइंड में चल रहे थे, तो ये जो दो क्वेश्चंस थे ये इनके माइंड में फिर भी चल रहे थे कि क्या हमको एम्पावर करता है कि हम कंपैशनेट उससे कनेक्टेड रहें इवन वर्स सर्कमस्टेंसेस में. तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि एटी हिलेसम का, जो लुक्स लाइक कि जूइश थी, और जैसे कि शायद अगर हमें हिस्ट्री पता हो तो जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में जूइश लोगों को ये लोग जर्मन्स डाल देते थे और बहुत टॉर्चर करते थे. तो उस सिचुएशन में भी ये जो इसने डायरी लिखी है अपनी, एटी ने, उसने लिखा है कि मैं इसको पूरा पढ़ता नहीं, मैंने इसको पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो जस्ट समराइज कि एक पर्टिकुलर कोई जो जर्मन कंसंट्रेशन कैंप का एक कोई ऑफिसर था, उसने उसके ऊपर चिल्लाया. तो वो ये नहीं सोच रही थी, वो डर भी नहीं रही थी, पर वो ये सोच रही थी कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण इसका ये बिहेवियर ऐसा है. तो उस कठिन सिचुएशन में भी, जो कि बहुत, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप मतलब ये मान लो कि आपके अब लाइफ का कोई भरोसा नहीं कब ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो बहुत टॉर्चर करते थे, मारते थे, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते थे उन लोगों के ऊपर, उनको गैस चैम्बर्स में डाल दिया, और मतलब बहुत एक प्रकार से इनह्यूमन सिचुएशन में. तो भी वो ये सोच रही है कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसी वॉयलेंट और ऐसी चीज़ें कर रहा है. तो इसका जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत कठिन परिस्थिति में भी सिचुएटेड रहते हैं अपने कंपैशनेट नेचर में. सो दैट्स द बैकग्राउंड. नेक्स्ट पैराग्राफ. while studying the factors that affect our ability to stay compassionate, I was struck by the crucial role of language and our use of words. I have since identified a specific approach to communicating, both speaking and listening, that leads us to give from the heart, connecting us with ourselves and with each other in a way that allows our natural compassion to flourish. I call this approach non-violent communication, using the terms non-violence as Gandhi used it to refer to our natural state of compassion when violence has subsided from the heart. While we may not consider, ये थोड़ा अधूरा लग रहा है. मैं इसकी एक्चुअली जो फर्स्ट लाइन है ये सिर्फ ब्लॉक में आनी चाहिए, बाकी जो सेकेंड लाइन ऑनवर्ड्स वो उसी का पार्ट है. तो while we may not consider the way we talk to be violent, words often lead to hurt and pain, whether for others or ourselves. In some communities, the process I am describing is known as compassionate communication. The abbreviation NVC is used throughout this book to refer to non-violent or compassionate communication. और NVC को ये डिफाइन कर रहे हैं, a way of communicating that leads us to give from the heart. तो ये बता रहे हैं कि ये जो एटी का एग्जाम्पल है और जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करके इनको समझ में आया कि जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ऑल्दो ये बुक में सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं कि एक्चुअली हाउ वी, इवन व्हेन वी सी समवन एंड वी डोंट से एनीथिंग, तो हम जजमेंट क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारी फीलिंग्स क्या है. So he talks about other than communication also, but communication जिसमें speaking and listening है, ये बहुत important way है to connect with ourselves and with each other.
in a way that allows our natural compassion to flourish. तो ये बोल रहे हैं कि कई बार हमको हम ऐसा सोचते नहीं हैं कि वी टॉक, जब हम बात कर रहे हैं तो हम वॉयलेंट हैं, परंतु वर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अभी कहीं पे एक कोट पढ़ रहा था, कुछ आई थिंक पुराने लोग भी ऐसा बोलते थे कि मतलब कि अगर हम किसी को कुछ चोट पहुंचाते हैं फिजिकली तो वो तो थोड़े समय में भर जाती है, पर जो बात हमारे जो वर्ड्स हैं उसकी जो घाव होते हैं वो उनको भरना बहुत मुश्किल होता है. और वर्ड्स हील भी कर सकते हैं. अगर हमारे को कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमको सिर्फ बहुत मतलब प्रेम से अगर 2 बातें भी कर लेना तो हम इतना अच्छा फील करते हैं कि हो सकता है कि हम उसको जीवन भर याद रखें. सो वर्ड्स हील भी बहुत करते हैं और दुख भी बहुत देते हैं, तो इनमें वर्ड्स में बहुत पावर है. सो बट हम इतने केयरफुल होते नहीं हमारे वर्ड्स को कि हम कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं. हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं होता. सो इस बुक में जो प्रैक्टिसेस हैं दे विल मेक यू मोर अवेयर ऑफ आवर इंटेंशंस, हाउ वी आर डीलिंग विथ अदर पीपल. सो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ रिलेशनशिप बुक. सिंपल अगर हम टर्म्स में इसको नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये हमको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा रहे, राइट? बट इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विथ पीपल. जैसे इन्होंने ऊपर भी लिखा है कि गिव फ्रॉम द हार्ट, या नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट लीड्स अस टू गिव फ्रॉम द हार्ट. तो हम लोगों से हार्ट से कनेक्ट कर सके, दैट इज़ द पर्पस. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई रीड करना है? Someone would like to read? इसी में से पढ़ लीजिए. A way to focus attention. NVC is founded on language and communication skills that strengthen our ability to remain human even under trying conditions. It contains nothing new. All that has been integrated into NVC has been known for centuries. The intent is to remind us about what we already know, about how we humans were meant to relate to one another, and to assist us in living in a way that concretely manifests this knowledge. NVC guides us in reframing how we express ourselves and hear others. Instead of habitual automatic reactions, our words become conscious responses based firmly on awareness of what we are perceiving, feeling, and wanted. We are led to express ourselves with honesty and clarity while simultaneously paying others respectful and empathic attention. In any exchange, we come to hear our own deeper needs and those of others. NVC trains us to observe carefully and to be able to specify behaviors and conditions that are affecting us. We learn to identify and clearly articulate what we are concretely wanting in any given situation. The form is simple yet powerfully transformative. सो ये जो अभी NVC की बात कर रहे हैं, सो इन दिस NVC देर इज़ बोल रहे हैं कि ये एक वे है टू फोकस अटेंशन. और NVC इस उसका जो पर्पस है वो क्या है? टू स्ट्रेंथन आवर एबिलिटी टू रिमेन ह्यूमन. कुछ भी सिचुएशन हो, हम एटलीस्ट एक डीपर लेवल पे हमारी अवेयरनेस बढ़े कि हम जो बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या है. दैट्स द मेन थिंग. तो ये बोल रहे हैं कि कुछ नया नहीं है, ये सब हमारे कल्चर्स में एक्चुअली बहुत पहले से था, पर हम लोग उसको भूल रहे हैं. सो ये तो हम ऐसा नहीं कि कोई इंडियन या हिंदू कोई लिख रहा है, ये इवन अमेरिकन पर्सन है, ही इज़ राइटिंग कि ये सब हमारे पुराने कल्चर्स में था, पर इट्स जस्ट अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड हेल्प अस लिव इन अ वे. सो इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, फिर अब अगले हफ्ते सुनेंगे आके का. हमको वीक में प्रैक्टिस करना है जो हम सुन रहे हैं. सो इसकी आई थिंक इफ़ वी गेट टू दैट पॉइंट टुडे, बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं
और उन्हीं 4 को इन्होंने डिटेल में बताया था। अभी ये बहुत ब्रॉड ओवरव्यू है और इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि हाउ वी एक्सप्रेस अवरसेल्व्स एंड हियर अदर्स। यूजुअली क्या होता है कि हम कुछ भी सुनते हैं, हमारे माइंड में प्रोसेसिंग चालू हो जाती है, हम कुछ रिएक्ट करते हैं, हम जजमेंट्स बनाते हैं, हम उसमें कई बार मतलब कि हमारी जो हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे जो इंटेंशन हमको क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या है। सो एक हैबिचुअल ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं, पर उसके बजाय हम क्या करेंगे, वी विल बी कॉन्शियस, गिव कॉन्शियस रिस्पॉन्स किस चीज़ पे, ताकि और वो किस चीज़ पे होंगे कि हमारी अवेयरनेस हो क्लियर कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और हमारी नीड्स क्या है। सो ये 3 शब्द बार बार आएंगे, ऑब्जर्वेशंस, नीड्स और फीलिंग्स। सो और रिक्वेस्ट, ये 4 चीज़ें बोल सकते हैं। सो हम जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करें, और हम दूसरों को एक रिस्पेक्टफुल और एम्पैथिक अटेंशन दे रहे हैं। कैसे देंगे ये हम डिटेल में सीखेंगे। हम कोई भी एक्सचेंज हो तो हम अपनी नीड्स को समझ रहे हैं, हमारी डीपर नीड्स क्या हैं और सामने वाले की क्या हैं उसको भी समझ रहे हैं। और एक जो फर्स्ट पार्ट इसमें आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आता है कि वी ऑब्जर्व केयरफुली and to be able to specify behaviors and conditions that are affecting us. So इसमें ऑब्जर्वेशन पे बहुत फोकस है, पर ऑब्जर्वेशन कैसा कि ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये और एग्जाम्पल्स डिटेल में आगे आएंगे, पर एक समझने के हिसाब से कि जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम हमेशा लेट करते हो या तुम हमेशा गंदा रखते हो, तो ये एक जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि भाई मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि आप जो है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स एन ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी जजमेंट। पर हमने क्या बोला कि ये हमेशा गंदा रखते हैं। हाँ, वो और हायर लेवल का है जब हम जज कर रहे हैं। सो ये जो NVC टेक्निक है इसमें बहुत सारा फोकस होगा, क्योंकि जब हम जज करते हैं ये ही विल टॉक अबाउट वेज वी डिस्कनेक्ट विद अदर्स, क्योंकि जैसे ही हम जज करते हैं तो वी डिस्कनेक्ट विद द पीपल, राइट। सो ये जो है NVC ट्रेन्स अस टू ऑब्जर्व केयरफुली, वी लर्न टू आइडेंटिफाई एंड क्लियरली आर्टिकुलेट, और उसमें जो चौथा कॉम्पोनेंट है, सो पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग, माई फीलिंग एंड समवन एल्सेस फीलिंग, तीसरा है नीड्स कि मेरी नीड्स क्या हैं और सामने वाले की नीड्स क्या हैं। तो फीलिंग्स कैसे आती हैं जो आगे बताएंगे कि हमारी जब नीड्स होती हैं या तो वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो जब हमारी नीड्स मेट होती हैं, मतलब नीड्स ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होती है, और जब नीड्स मीट नहीं हो रही हैं तो कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होती है। तो वो पूरी लिस्ट भी देंगे, पूरा मतलब एक आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेंगी कि हम उसको देख के, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमारी फीलिंग क्या है। तो मैं अभी आजकल वो डॉक्यूमेंट खोल के रखता हूँ जिसमें ये है कि अच्छा ये मेरी फीलिंग, ये क्या मैं इनमें से कुछ फील कर रहा हूँ, एम आई फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, एंगर, ये हैप्पी, सैड, ये सारी फीलिंग्स। तो वो जब लिस्ट सामने रहती है तो फिर वो ईजी रहता है टू अंडरस्टैंड कि वॉट एम आई फीलिंग, एंड सिमिलरली व्हाट इज़ माई नीड दैट इज़ मेट और नॉट मेट। और फिर चौथा कंपोनेंट है रिक्वेस्ट, कि हम क्लियरली बोल सकें कि व्हाट वी वुड लाइक इन दिस सिचुएशन सामने वाले से। सो दिस इज़ सिंपल बट वेरी पावरफुल। सो वी परसीव रिलेशनशिप्स इन अ न्यू लाइट व्हेन वी यूज NVC टू हियर आवर ओन डीपर नीड्स एंड दोज ऑफ अदर्स। सो हम रिलेशनशिप्स को एक नए तरीके से देखेंगे जब हम NVC को यूज़ करेंगे हमारी खुद की डीपर नीड्स को समझने के लिए और सामने वाले की नीड्स को। जब हम ये अगर समझ लेंगे तो हमारी रिलेशनशिप्स अपने आप बेटर हो जाएंगी। सो इसीलिए इसको मैं बोल रहा था कि ये बुक को हम अगर उसके टाइटल पे ना जाएं, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इट्स अ बुक अबाउट रिलेशनशिप्स। ओके, someone else would like to read?
ऑनलाइन में से किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है. If you would like to read, it's okay. Otherwise, we can read here. So don't worry. It's एक तो हम थोड़ी और डिटेल्स में भी जाएंगे ताकि बहुत क्लैरिटी रहे हमको, और बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज़ें. So I am finding it. मैं अभी 4 वीक हुए हैं, but I can see it's very very powerful. You want to read? As NVC replaces our old patterns of defending, withdrawing, attacking in the face of judgment and criticism, we come to perceive ourselves and others, as well as our intentions and relationships, in a new light. Resistance, defensiveness, and violent reactions are minimized when we focus on clarifying what is being observed, felt, and needed rather than on diagnosing and judging. We discover the depth of our own compassion. Through its emphasis on deep listening to ourselves as well as to others, NVC fosters respect, attentiveness, and empathy and engenders a mutual desire to give from the heart. Although I refer to it as a process of communication or a language of compassion, NVC is more than a process or a language. On a deeper level, it is an ongoing reminder to keep our attention focused on a place where we are more likely to get what we are seeking. तो जैसे मैंने बताया कि बार बार ये चार चीज़ें आएंगी, उसमें से चौथा जो कंपोनेंट है रिक्वेस्ट का वो ऑप्शनल है, और ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स एंड नीड्स ये चीज़ आएंगी. और यूजुअली क्या हो रहा है कि जब हमारी जो पैटर्न होती है वो क्या होती है कि हम डिफेंड करना चालू कर देते हैं कुछ भी चीज़ हो तो, या फिर विड्रॉ कर लेते हैं चीज़ से, या अटैक करते हैं जब हमको कोई जज करता है, कोई कुछ क्रिटिसाइज़ करता है, तो यही रिस्पॉन्सेज होते हैं. अभी हमने जब लास्ट सेशन में हमारे कोर्स में सुना था कि हम क्या करते हैं, जो या तो खुद को ब्लेम करना चालू कर देते हैं, सामने वाले को ब्लेम करना चालू कर देते हैं. ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है. और जो एनवीसी सिखा रहा है कि हम अपनी नीड्स को और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें उस सिचुएशन में, और सामने वाले की नीड्स और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई. वो जो कोर्स आप कर रहे हैं वो ये सेम है दोनों, इसी पे बेस्ड है. अच्छा, ऑथर अलग अलग है ना? नहीं, ऑथर यही है एक्चुअली. जो एनवीसी और मार्शल रोजनबर्ग एक बेसिक वो है. उसके बाद वीर कृष्ण महाराज ने उसको थोड़ा सा एम्पैथिक कम्युनिकेशन करके उसका नाम दिया है, और उसको थोड़ा सा मतलब सेम चीज़ को ही लेके एक अलग वे में, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया है कि डिवोटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं. तो ये जनरल पर वो कोर्स इसी पे बेस्ड है. जो टीचर हैं स्वीडन की हैं, स्टॉकहोम स्वीडन, तो वो शी इज़ अ सर्टिफाइड, इनका एक वो है सेंटर फॉर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, CNVC. तो उसकी शी इज़ अ सर्टिफाइड टीचर, सो शी इज़ टीचिंग द सेम थिंग. तो हम क्या करते हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि जजमेंट और क्रिटिसिज्म के केस में हम लोग जब हमको ऐसा मिलता है तो हम डिफेंड करना चालू कर देते हैं, अटैक करना चालू कर देते हैं. पर उसके बजाय हम क्या करना चालू करेंगे, हम अपने इंटेंशंस पे फोकस करेंगे और रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, और अब एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे. सो उससे क्या होगा कि हम जजमेंट और डायग्नोसिस से अलग हटके अपने कंपैशन को कनेक्ट करेंगे. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें रिस्पेक्ट होगी, अटेंटिवनेस होगी, एम्पैथी होगी, और एक म्यूचुअल डिज़ायर टू गिव फ्रॉम द हार्ट, मतलब एक कनेक्शन है. सो दिस इज़ ऑल गोइंग टू लुक्स वेरी अट्रैक्टिव कि इफ़ दैट इज़ व्हाट वी गेट इन आवर लाइफ देन इट्स वेरी पावरफुल. सो और ये बता रहे हैं कि ऑल्दो वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज़ मोर देन अ लैंग्वेज. इट इज़ अबाउट डीपर लेवल पे कि एक रिमाइंडर है कि हम हमारा अटेंशन उस चीज़ पे डालें जो इम्पोर्टेंट है,
जो हम एक्चुअली में ढूंढ रहे हैं. So let me read quickly. There is a story of a man on all fours under a street lamp searching for something. तो एक आदमी है, वो स्ट्रीट लैम्प है जो लाइट लगी रहती है, उसके नीचे घोड़ा जैसे बन के कुछ ढूंढ रहा है, जैसे अपन नहीं ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा है. तो एक आदमी वहाँ से दूसरा निकला, उसने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो. तो उसने कहा मेरी कार की चाबी वो कहीं खो गई है, तो वो ढूंढ रहा. तो उसको लगा कि ये आदमी थोड़ा ड्रंक है, तो उसने बोला कि तुमने क्या यहाँ पे गिराई थी. तो उसने बोला नहीं, वो तो वो उधर पे गली में गिरी थी. तो वो जो दूसरा व्यक्ति था पुलिसमैन, वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, ये क्या है. तो उसने पूछा कि तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो. बोले क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है, लाइट यहाँ पे है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ. सो जो पॉइंट है कि actually what we need is somewhere else, but we are looking it somewhere else. So पर हमको नहीं मिलेगा, राइट. उसको चाबी वहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि चाबी तो कहीं और खोई है. सो इसी प्रकार से हमारी जो कल्चरल कंडीशनिंग होती है, उसके कारण हम अटेंशन उस जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ हमें मिलेगी नहीं. हम फिलॉसफिकली भी बोल सकते हैं कि ये शास्त्र बताते हैं कि हम अगर चीज़ों को अगर हम जिस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस लेवल पे सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व नहीं होगी. सो अगर हम अटेंशन उस जगह पे डालेंगे जहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. या जहाँ पे गाड़ी हमारी चाबी खोई है वहाँ पे ढूंढेंगे तो मिलेगी. सो लो पढ़ो बॉक्स में NVC as a way to NVC as a way to train my attention. Let's shine the light of consciousness on places where we can hope to find what we are seeking. To shine the light of consciousness on places that have the potential to yield what I am seeking. What I want in my life is compassion, a flow between myself and others based on the mutual giving from the heart. इसको skip कर दो क्योंकि उनके थोड़ा सा इसको भी skip कर दो. When we give from heart. हाँ, When we give from the heart, we do so out of joy that springs forth whenever we willingly enrich another person's life. This kind of giving benefits both the giver and the receiver. The receiver enjoys the gift without worrying about the consequences that accompany gifts given out of fear, guilt, shame, or desire for gain. The giver benefits from the enhanced self-esteem that results when we see our efforts contributing to someone's well-being. Okay, so quickly. चलो ये वाला कर सकते. The use of NVC does not require that the persons with whom we are communicating be literate in NVC or even motivated to relate to us compassionately. If we stay with the principles of NVC, stay motivated solely to give and receive compassionately, and do everything we can to let others know this is our only motive, they will join us in the process and eventually will be able to respond compassionately to one another. I'm not saying that this always happens quickly. I do maintain, however, that compassion inevitably blossoms when we stay true to the principles and the process of NVC. सो जब हम ये करेंगे तो उसमें जो देने वाला है और जो रिसीव करने वाला है दोनों का बेनिफिट है. सो मतलब अगर और ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको NVC की प्रोसेस पता हो, उसको भी वो ट्रेंड हो, उसमें ज़रूरी नहीं है. क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम अपनी फीलिंग्स और नीड्स के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के लेवल पे विदाउट जजमेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड होगा. या अगर वो नहीं भी सीखेगा तो वो ये बोल रहे हैं कि इवेंचुअली वी विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड कंपैशनेटली टू वन अनदर. सो हमारा इंटरेक्शंस अपने आप बदल जाएंगे, भले ही सामने वाला उस चीज़ में ट्रेंड हो या नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक व्यक्ति सोच रहा है. सो नाउ लेट्स डू दिस ताकि ये थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाएगा. सो NVC प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं.
4 एरियाज हैं इस मॉडल में 4 कंपोनेंट्स हैं. सो फर्स्ट वी ऑब्जर्व व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन अ सिचुएशन. ठीक है, ऑब्जर्वेशन. What are we observing others? What are we observing others saying or doing that is either enriching or not enriching our life? तो जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो जो दूसरे कर रहे हैं या बोल रहे हैं, या तो वो हमारी लाइफ को बेटर बना रहा है, एनरिच कर रहा है या नहीं कर रहा है. दो ही चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी. बोल रहा है या कर रहा है, दो ही चीज़ें होती हैं. तो अगर रास्ते चलते कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास में हैं, जिसका इम्पैक्ट हमको हो रहा है, राइट. क्योंकि हम रास्ते चलते व्यक्ति वो कुछ भी करे, हम उसको जाके बोलते भी नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि इट्स नॉट इम्पैक्टिंग अस. दैट्स आउट ऑफ आवर circle of concern. The trick is to be able to articulate this observation without introducing any judgment or evaluation. ये important है कि observation में हम जो भी बोल रहे हैं उसमें कोई judgment नहीं है और evaluation नहीं है. और डिटेल में हम जाएंगे इसके eventually, क्योंकि ये ये जो 4 components हैं वो एग्जाम्पल्स आएंगे बाद में. अभी एक ओवरव्यू दे रहे हैं. टू सिंपली से व्हाट पीपल आर डूइंग दैट वी ईदर लाइक और डोंट लाइक. ठीक है, मतलब कि इसमें जजमेंट और इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वी स्टेट हाउ वी फील व्हेन वी ऑब्जर्व दिस एक्शन. ठीक है, सो सेकेंड कॉम्पोनेंट है फीलिंग. व्हाट एम आई फीलिंग? हर्ट, स्केयर्ड, जॉयफुल, एम्यूज्ड, इरिटेटेड, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है. थर्डली वी से व्हाट नीड्स ऑफ आवर्स आर कनेक्टेड टू द फीलिंग्स वी हैव आइडेंटिफाइड. तो वो जो फीलिंग है उसके पीछे कोई नीड है जो कि मीट हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो नीड को आइडेंटिफाई करना. एन अवेयरनेस ऑफ दीज 3 components इज प्रेजेंट व्हेन वी यूज NVC टू क्लियरली एंड ऑनेस्टली एक्सप्रेस हाउ वी आर. सो ये जो 4 कंपोनेंट्स है उसमें ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड्स और चौथा है रिक्वेस्ट. अब एक एग्जांपल दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अ मदर माइट एक्सप्रेस दीज 3 पीसेस टू हर टीनेज सन बाय सेइंग, फेलिक्स, व्हेन आई सी 2 balls of soiled socks under the coffee table and another 3 next to the TV. तो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन बताया, इसमें कोई जजमेंट नहीं है. बच्चा है जिसने गंदगी मचा रखी है, ठीक है ना, उसने मोजे इधर उधर फेंक के रखे हुए हैं, पर उनने क्या बोला कि मैं जब ये देखती हूँ कि तुम्हारे गंदे मोजे, 2 गंदे मोजे टेबल के पास पड़े हुए हैं, 3 टीवी के पास में पड़े हुए हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन है. आई फील इरिटेटेड, तो ये उन्होंने अपनी फीलिंग बताई. तो हाँ, वो आएगा बाद में, पर अभी वो जस्ट शी इज सेइंग आई फील इरिटेटेड बिकॉज आई एम नीडिंग मोर ऑर्डर इन द रूम्स दैट वी शेयर इन कॉमन. तो जो उसकी नीड क्या है कि मुझे ऑर्डर चाहिए. ऑर्डर मतलब थोड़ा ठीक ठाक सिस्टमेटिक जमा हुआ, तो ये उसकी नीड है और वो नीड मीट नहीं हो रही है तो इरिटेशन हो रहा है. और ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने बताया. और उसके बाद वो चौथा कंपोनेंट ऐड कर सकती हैं विच इज़ ऑफ रिक्वेस्ट, कि अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. सो इफ़ यू इम्प्रूव, कैन यू प्लीज़ इम्प्रूव, ये एक बहुत जेनरिक या मतलब जनरली. सो वुड यू बी विलिंग टू पुट योर सॉक्स इन योर रूम और इन द वॉशिंग मशीन. तो ये उनकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, ये चौथा कंपोनेंट है. This 4th component addresses what we are wanting from the other person that would enrich our lives or make life more wonderful for us. So ये 4 components हैं. Thus, ठीक है, इसको अपन will just conclude quickly. Thus, part of NVC is to express these 4 pieces of information very clearly, whether verbally or by other means. तो ये हो सकता है हम राइटिंग में भी दे सकते हैं अगर वर्बली हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. The other part of this communication consists of receiving the same pieces of information from others. अब
आइडियल है कि अगर सामने वाला भी इसी लैंग्वेज में हमसे बात करे, कि वो ऑब्जर्वेशन बता रहा है, फीलिंग्स और नीड्स अपनी एक्नॉलेज कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है. So, but in any case, we connect with them first, sensing what they are observing, feeling, and needing. Then we discover what would enrich their life. तो मतलब कि वो सामने वाला अपने ऑब्जर्वेशन बता रहा है, फीलिंग्स और नीड्स बता रहा है, या एटलीस्ट हम अपने लेवल पे उनकी फीलिंग्स और नीड्स को गैस कर सकते हैं. वो भी एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम उसके पीछे जा रहे हैं. हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि उसने सामने क्या किया, पर उसके पीछे क्या है. So we are, instead of reacting, we can actually respond. As we keep our attention focused on the areas mentioned and help others do likewise, we establish a flow of communication back and forth. तो हम एक communication का वो channel open कर रहे हैं जिसमें there is compassion, what I am observing, feeling, needing, what I am requesting to enrich my life, what you are observing, feeling and needing, and what you are requesting to enrich your life. सो ये सिंपल प्रोसेस है. सो एनवीसी प्रोसेस को समराइज करें, द कॉन्क्रीट एक्शंस वी ऑब्जर्व दैट अफेक्ट आवर वेलबींग, हाउ वी फील इन रिलेशन टू व्हाट वी ऑब्जर्व, द नीड्स, वैल्यूज, डिजायर्स एटसेट्रा दैट क्रिएट आवर फीलिंग्स, द कॉन्क्रीट एक्शंस वी रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू एनरिच आवर लाइफ. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड तो ये सेक्शन ख़त्म कर लेते हैं. व्हेन वी यूज़ दिस प्रोसेस वी मे बिगिन ईदर बाय एक्सप्रेसिंग अवरसेल्व्स और बाय एम्पैथिकली रिसीविंग दीज 4 pieces of information. So although we will learn to listen for and verbally express each of these components in chapter 3 to 6, 3, 4, 5, 6, ये 4 चैप्टर हैं जो फोकस करेंगे एक एक कंपोनेंट पे. It is important to keep in mind that NVC is not a set formula, but something that adapts to various situations as well as personal and cultural styles. So ये adaptable है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत एकदम rigid है. बट 2 पार्ट मेनली क्या है, एक्सप्रेसिंग ऑनेस्टली एंड रिसीविंग एम्पैथिकली थ्रू दी 4 कंपोनेंट्स. सो कॉन्शियसनेस हमारी क्या है उसके बारे में भी ये बात करेंगे, हमारा इंटेंशन क्या है. सो दैट वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट सेशन. टाइम और वो मैं आई विल शेयर नेक्स्ट टाइम. सो लेट्स सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स. Thank you all for joining. It was really a pleasure that you all took time. And recording ko I will put somewhere so that you can access. If you missed some part, you can at least access. Okay. किसी का कुछ क्वेश्चन या कमेंट? तो देखा है कि जैसे 4 पार्ट्स ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स और उसके बाद रेस्ट. जैसे जब हम ऑब्जर्व कोई चीज़ करते हैं ना, तो ऑब्जर्व हम उस तरीके से करते हैं जैसे मतलब जो हमारे प्री रिक्विजिट वो रहती है, हमारे जो सेटिंग रहती है, मतलब परसेप्शंस रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी दोस्त के साथ मूवी देखने जाऊँ, उसको मैं लेके गया मूवी देखना, तो मुझे क्या लगेगा अब कि यार ये बोर तो नहीं हो रहा है. हाँ, ये मुझे लग रहा है कि बोर तो नहीं हो रहा है मूवी देख के. अब इसमें या फिर हम कभी किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि लोग हमको ही देख रहे हैं, वहाँ पे जज कर रहे हैं, मेरी ड्रेस देख रहे हैं सब लोग, या लोग मुझे ही इस नज़र से देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा नहीं रियलिटी में. या तो ऐसे मतलब हमारी ऑब्जर्वेशंस भी ऐसी कभी कभी होती है कि जो सच नहीं होती है. हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी इसमें थोड़ा कवर होगा कि एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस देन एक्चुअली हमको अवेयरनेस धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी, हमको रियलिटी पता ही नहीं. ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन हमारी ऐसी होती है जैसे हम कोई काम करना शुरू करना चाहते, हम सोचते हैं कि हम अपने घर वालों से पूछो, तो हमको ऐसा लगता है वो मना ही करेंगे, या वो अपनी कोई वो
सेट कर लेंगे, मेरे को वो काम करने नहीं देंगे। और ऐसे बहुत लोगों को होता है, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना एजम्पशंस। मेरे एक बार मेरे को काफ़ी क्लियरली याद है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे एडवाइज़र का मैंने कुछ एजम्पशन बना के रखी थी कि वो ऐसा बोलेंगे। फिर मेरी टीचर हैं कृष्ण लीला माता जी, उनको बोला कि मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यू डोंट मेक अजम्पशन, यू एक्चुअली आस्क, फिर यू हियर फ्रॉम हिम। फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, फिर मैंने जाके मेरे जो एडवाइज़र थे उनसे बात करी, तो उनका रिस्पॉन्स कुछ और ही था। तो हमारा जो अजम्पशंस होते हैं, हमारी पूरी लाइफ एक्चुअली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो अजम्पशंस पे ही चलती है हमारे कि हाँ, हमारी पैटर्न्स, हमारे पास्ट ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो उनमें कुछ वेट है, क्योंकि वो पैटर्न्स लोगों की इतनी आसानी से चेंज होती भी नहीं है। हमारी भी पैटर्न्स है, दूसरों की भी पैटर्न्स है। तो मोस्ट प्रॉबेबली, जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको मिठाई पसंद है, अब आप उसको टॉफ़ी दोगे तो मोस्ट प्रॉबेबली वो ले ही लेगा। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस है वो और क्लियर वही होगा कि हाँ, ये तो मिठाई ले, बच्चों को अच्छी लगती है, राइट। और पर हो सकता है कि कभी वो नहीं भी ले। हाँ, अभी कल भी ऐसा हुआ कि मैं किसी को दे रहा था तो उसने मना कर दिया। उसका कारण कुछ और था, क्योंकि उसको ऐसा सिखाया गया है कि भैया कोई भी कुछ दे तो नहीं लेना तो इसलिए उसने मना कर दिया। उसकी इच्छा तो बहुत थी, परंतु वो है ना, फिर मैंने उनकी मम्मी से बोला, उनके और भी जो रिलेटिव्स आए थे, कि ये बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मना कर देते हैं लॉलीपॉप देख के। बोले क्योंकि उसको ऐसा सिखाया हुआ और वो दूसरी लड़की थी, उससे जाके उसने ले ली मैंने दूसरी को दिया था। तो वो जो है, एक ये होता है कि हमारा हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं, बट मोस्टली वी वर्क अराउंड एजम्पशंस। और उसमें से एक चीज़ ये होती है कि हम जो सोच रहे हैं अपने बारे में, हमको लग रहा है दूसरा भी वैसे ही सोच रहा है। स्क्रिप्चर्स बोलते हैं आत्मवत मन्यते जगत। एक्चुअली दूसरा हमको जज नहीं कर रहा है, हम खुद को जज कर रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि वो दूसरे भी मुझे जज कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीखेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि अच्छा, ये एक्चुअली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है या एजम्पशन है। इसमें जजमेंट, जो ये चैप्टर आएगा ऑब्जर्वेशन में, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस, ये दो टर्म्स काफ़ी यूज़ करते हैं मार्शल रोजनबर्ग, कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं लोगों को या डायग्नोस कर रहे हैं। सो ये जो है सेम ही चीज़ें जजमेंट बोल सकते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके। सो वी विल लर्न अबाउट दैट, बट यू आर राइट। मैं सोच रहा हूँ दो तीन चीजें हो सकते हैं। एक तो वाकई में हो सकता है वो बोर हो रहा हो, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, हमें उसको कैरी नहीं करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक एडल्ट है। अगर ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं भी अगर उसके अंदर, तो डिस्कम्फर्ट है कि वो एडल्ट है, वो हैंडल कर ले, तो मेरे को उसको कैरी नहीं करना। तो प्लीज आई एम इन सर्टेन वे फ्री इन दैट सिचुएशन। या सॉल्यूशंस पे चलेगा। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द सिनेरियोज राइट नाउ। सो लेट्स सी। जैसे कि वो जो अपना एग्जांपल था, उसमें सपोज उसकी मम्मी ने बोला कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर या तो इसको वहाँ डाल दो या वहाँ डाल। अब उस बच्चे की आदत ही ऐसी है, उसको अच्छा लगता है गंदगी में, उसको नहीं पसंद, उसको नहीं रखना है ठीक जगह। अब बोल दिया 10 बार, अब एट द एंड क्या करेगा? सामने वाला खुद ही उठा कर रखेगा, या तो मतलब उस सामने वाले का ना रिस्पॉन्स ही ऐसा है, या उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो एकदम ऑब्लिवियस है उस चीज़ से कि भाई आप बोलते रहो, मेरे को बहुत फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। इसलिए तो मैं ऐसे ही रिक्वेस्ट वी कैन ओनली व्हाट वी कैन रिक्वेस्ट किया, राइट। सी वी कैन नॉट, नहीं, यही तो वो है कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज टॉकिंग अबाउट कि हम उस लेवल पे रहें कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स एंड रिक्वेस्ट। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो उसका कुछ सॉल्यूशन ही क्या? तो हम क्योंकि सॉल्यूशन नहीं, एक्चुअली जस्ट फॉलोइंग दिस प्रोसेस इज द सॉल्यूशन, बिकॉज वी विल बी पीसफुल। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, it's about connecting with the people.
इवेंचुअली, और हो सकता है मतलब कि हाउ थिंग्स में चेंज और मे नॉट चेंज, एंड द पर्सन में फील कि अच्छा ठीक है, माई दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ माई फीलिंग, दिस इज़ माई नीड। उनकी नीड क्या है? टू हैव ऑर्डर इन दी कॉमन एरिया, उन्होंने बोला। अब ये हो सकता है कि हम दूसरे से रिक्वेस्ट करें और दूसरा चेंज नहीं हो रहा है, तो इवेंचुअली आई हैव टू फाइंड वेज टू मीट माई नीड्स। तो वो हो सकता है कि वो बोले कि ठीक है, मैंने अपनी नीड कम्युनिकेट कर दी, रिक्वेस्ट कर ली, वर्क नहीं कर रही है, तो आई विल हैव टू डू दैट, लाइक यू सेड कि हाँ हो सकता है मुझे ही करना पड़े। कम्युनिकेशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये सो दिस इज नॉट अबाउट द सोल्यूशन, इट मे नॉट नेसेसरली चेंज द अदर पर्सन, इट इज अबाउट हाउ वी ट्रीट द अदर पर्सन, हाउ वी कनेक्ट विद अदर पीपल। और अपन को ये बात इवेंचुअली भी समझ आएगी ना, जैसे मैंने बोला, मैं अगर उस जगह एकदम मदर की पर्सपेक्टिव से सोचूं, यार मतलब नहीं है इस बच्चे को बोलना, और मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद कि मेरा बोल दिया 10 बार, बनना बच्चा है एकदम। पर ये और दूसरी बात ये जो बच्चा है वो भी जब 10 बार ये चीज़ सुन लेगा, सेम सेंटेंस अलग अलग तरीके से, क्योंकि अपन ऑब्वियसली दिमाग लगा के अलग अलग तरीके से बोले, तो वो भी उसकी बात में बोलेगा भी। तो ये तुम क्या इसको अभी बहुत मेंटल लेवल पे प्रोसेस कर रही हो? मतलब वो बच्चा क्या सोचेगा, वो तो ये बोलेगा ना कि भाई मुझे तो ऐसे ही पसंद है, पता नहीं क्यों क्या सब अच्छी हाँ, लगती है। लेकिन तुम इसे प्रॉब्लम पे फोकस कर रही हो, अभी हम नहीं, आगे मैं problem जजमेंट solution करेंगे। की भी बात नहीं कर रही। अगर बच्चा उस मोड में चला जाता है कि भाई ये तो बोलते ही ऐसे, तो उसका कम्युनिकेशन वेस्ट हो गया, उसके Again, mind there is में a भी disconnection here. जो हम जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो बच्चा वो तो इरिटेट हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो सकता एंड है? गोल क्या है? तुम्हारा एंड मतलब गोल? अपना कनेक्शन, अपना पर्पस है कि अपना सामने वाले से कनेक्शन बना रहे। हाँ, बच्चे ने 10 बार सुन लिया, वो तो एक्चुअली वो हो जाएगा डिस्कनेक्ट कि मैं क्या दिल में सो भाई सो फिर जब इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना कि एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन एज दे आर, फिर उसमें वो कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि भाई हाँ वी कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन, सो हाउ वी कैन एक्सेप्ट द पर्सन नॉन जजमेंटली एज दे आर, कि ये ऐसा ही है, पर वो एक जजमेंट नहीं है, वो ये है कि दिस इज हाउ दिस अदर पर्सन इज, एंड हमारा उसमें इंटेंशन क्लियर है और इसमें हमारा गोल क्लियर है कि व्हाट वी वांट इज, इंस्टेड ऑफ डिसकनेक्टिंग, जैसे तुमने बोला कि ये तो हमको समझ में आया कि भाई ये तो गधा ही है, तो हमने क्या करा, एक जजमेंट बना लिया, एंड दैट वे वी डिसकनेक्ट विद द पर्सन, बट दिस विल टीच अस दैट हाउ वी कैन स्टिल रिमेन कनेक्टेड विदाउट जजिंग द अदर पर्सन। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमने उसे 10 बार बोला, अगर वो नहीं मान रहा है, अगर हम खुद ही करना ये चीज़ शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी गिल्टी फील होता है कि यार इतनी बार बोला, मैंने नहीं माना, आप ये खुद ही कर रहे हैं। Correct. तो गिल्टीनेस में इंसान खुद करने लग जाता है। Right. अगर इसमें और- एक लाइन बीच में आई थी ना कि द पर्पस इज टू फाइंड पीस, अब अगर नहीं मान रहा है तो क्यों मगज मारेगा, छोड़ दो उसको, Correct. अपन खुद कर लो, Correct. वो अपने आप देख देख के Right. इंसान हमने एग्जांपल से communicate तो सीखेगा। किया। हमने हम लोग अब जैसे जो चिल्लाते हैं, जैसे हम चिल्लाएंगे अगर, तो उससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। दिस इज अ वे वेयर वी आर लीविंग द डोर ओपन कि सामने वाला कैन कनेक्ट विद अस, सो द पर्पस इज कि, और हम उसको ऐसा भी नहीं कि मतलब कि वो हो सकता है इवेंचुअली चेंज हो जाए, जैसे इन्होंने लिखा भी था, पर जरूरी नहीं है कि वो हो, विच इज़ फाइन। कंपैशन होता है ना, जब हम उस स्पेस में आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो है वो उस फीलिंग को, उस एनर्जी को जो है वो फील करता है, एंड देन द चेंज ऑफ हार्ट प्लेस से पॉसिबल है कि हो जाए। मेन चीज़ है कि अवर लाइफ इज एनरिच्ड, वी आर पीसफुल, वी आर कनेक्टेड, सो वो हो जाएगा, भले ही सामने वाला चेंज हुए नहीं। सो इसका पर्पस सामने वाले को चेंज करना नहीं है, पर्पस है कि हमारी जीवन में हम संतुष्ट हैं, राइट? ओके, सो लेट्स सी, सॉरी देयर वर सम messages. Non-judgment, to live in present, stay connected with our feelings and others, to clear about our intentions while communicating. Yes, thank you Manish for sharing. Okay, so I think we will stop here. Let me stop the recording.